What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है संसाधन हैकाथॉन के बारे में। ये रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज कराया गया है, तो किस पर्पज के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया है बूस्ट करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी को, दिव्यांगजन है उनके लिए एक्सेसिबल टॉयलेट बनाए जाए ताकि वो भी उसको यूज कर सकें। एनकरेज करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो सेक्टर है, और रेलवे में जो रिफॉर्म लाने के लिए। एक तरीके से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट है यहां पर बी। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, ये दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए एक्सेसिबल टॉयलेट बनाए जा सके, तो उसके चलते यहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया संसाधन हैकाथॉन को। इसके बारे में अगर थोड़ी और बातें हम लोग जानने को मिले तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए कौन डिपार्टमेंट यहां पर इसको ऑर्गेनाइज करा रहा था, तो यह पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है, उसके द्वारा यहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आज की डेट में इंडिविजुअल और कम्युनिटी, और चाहे आप लोग शहर में बात करें चाहे गांव में बात करें, कम से कम ऐसा एरिया हम लोग को बनाना है ताकि ये लोग खासकर जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। यानी कि मान लीजिए वो कहीं जाते हैं किसी भी एरिया में, तो वहां पर बिल्डिंग उनके एक्सेसिबल होनी चाहिए, गाड़ी में आराम से चढ़ सकें। जैसे मेट्रो में कई सारी फैसिलिटीज है, ऐसे नॉर्मल दुनियादारी में भी उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर ये आप लोग को देखने को मिला। तो ये जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जिनको यहाँ पर संसाधन के नाम से पुकारा जा रहा है, ये इनिशिएटिव पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है अंडर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI। तो इसके तहत कौन सी कंट्री के द्वारा भी हमारी कंट्री के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है? यूएसए के द्वारा, स्विट्जरलैंड के द्वारा, मॉरिशस के द्वारा, या फिर मलेशिया के द्वारा? सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही स्टेटमेंट है यहां पर वो है बी, यानी कि स्विट्जरलैंड के द्वारा। स्विट्जरलैंड के द्वारा अभी हमारी कंट्री में अकाउंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, जो कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर में यहां पर आता है। यानी कि ये एक तरीके से एक सेटअप कर दिया गया सिस्टम, जिसके तहत यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। जिस कंट्री के भी अकाउंट सिंगापुर के अंदर है वो सब अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर इंडिया के साथ में, और इसी के अलावा टोटल मिलाकर 74 और अदर कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि टोटल मिलाकर 74 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, 75 हो जाएंगी। तो इनके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर यहां पर की जाएगी जिसके भी अकाउंट है। तो टैक्स चोरी को रोकने के लिए यहां पर ये स्टार्ट किया गया, और कहीं ना कहीं ये स्विट्जरलैंड के साथ में जो डिटेल शेयर की जा रही है, इसके चलते आगे आने वाले टाइम में जो ब्लैक मनी है उसको भी रोका जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। किसी न किसी रीजन से ये न्यूज में रहती है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो कि फंडेड की जाती है एंटायरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के तहत कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है खासकर मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सारा पैसा जो होता है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है 100%, पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। मान लीजिए सेंटर यहां पर दे रहा है 40 रुपए, तो स्टेट देगा यहां पर 60 रुपए, तो इस तरीके से मिलकर काम करेंगे, तो वो शेयर इनके द्वारा डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो आंसर यहां पर बी हो गया।
कुछ और बातें इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और टारगेट ये रखा गया था कि लगभग 10 करोड़ जो लोग हैं, 10 करोड़ फैमिली हैं, उसको यहां पर कवर किया जाएगा। एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो टोटल मिलाकर 50 करोड़ लोगों को कवर करने की बात की गई, और ऑल ओवर वर्ल्ड में यह सबसे बड़ी स्कीम यहां पर मानी गई है। 1000 से भी ज्यादा यहां पर बीमारी इसके अंदर कवर की गई है, और यहां पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में आप लोग यहां पर इसके थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हुए ये नजर आएंगे। इसी के साथ में बच्चे, वुमेन और जो एल्डरली जो पीपल हैं वो सब इसके तहत यहां पर कवर किए जा रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज भी आप लोग यहां पर इसके अंदर नजर आएंगी। कॉम्प्रिहेंसिव ये एक हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसी के चलते काफी बातें भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो यही स्कीम है जिसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं फेनी रिवर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। यहां पर पहला बोला गया है कि यहां पर ये जो रिवर है ये नेचुरल बॉर्डर का काम करती है बांग्लादेश के बीच में और यहां पर सदर्न त्रिपुरा के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर जो मुहिरी ये रिवर है यहां पर ये अपर ट्रिब्यूटरी है फेनी रिवर की। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? 1 ए में बोला गया है, 2 में बोला गया है, यहां पर बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है? इनकरेक्ट आंसर है डी, यानी कि कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों यहां पर करेक्ट आंसर हैं। जो बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो सदर्न त्रिपुरा में आप लोगों को यहां पर ये बीच में बॉर्डर नजर आएगा, तो वो फेनी रिवर का बॉर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें मुहिर रिवर की तो ये रिवर यहां पर जो ट्रिब्यूटरी है फेनी रिवर की। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर डी हो गया। ये मैप आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर त्रिपुरा के बारे में बात की जाए तो ये हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में यहां पर सिक्किम हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, और यहां पर आप लोगों को त्रिपुरा नजर आएगा। तो सदर्न त्रिपुरा की बात की जा रही है, तो सदर्न त्रिपुरा में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा जो कि बांग्लादेश में फेनी रिवर के बारे में बात की जा रही है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हमारी कंट्री की विजिट पर थी, तो उसके चलते भी यहां पर ये वाला जो पॉइंट था वो काफी न्यूज में था। तो इस तरीके से भी आप लोग उसको याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये पीसफुल पर्पज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, पीसफुल पर्पज के लिए यूज किया जाना है। और इसी के साथ में जो मिलिट्री पर्पज के लिए इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन या फिर और दूसरे जो मटेरियल रहते हैं जो एक तरीके से जनता के लिए खतरे का काम करते हैं, मिसयूज उनका किया जाता है, उनको ये रोकने का काम करता है। इस्टेब्लिश की गई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहती है, पर लेकिन जो यूएन जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल है उसको दोनों को ये रिपोर्ट करती है। नॉर्थ कोरिया अभी यहां पर लेटेस्ट कंट्री है जिसके द्वारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया 1 and 3। सही स्टेटमेंट क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। आंसर है इसका यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको ज्वाइन नहीं किया गया है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको अभी छोड़ा गया है, नॉर्थ कोरिया से बाहर निकला है, ठीक है, तो ज्वाइन नहीं किया गया है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। कुछ बातें और इसके बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये यूएन के अंडर में नहीं आता है, पर लेकिन यूएन को रिपोर्ट करता है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप लोग कंफ्यूजन में डाल सकती है, क्योंकि नॉर्मली किसी के अंडर में आती है एजेंसी वही उसको रिपोर्ट करेगी, पर लेकिन ये रिपोर्ट करता है, पर लेकिन यूएन के अंडर में नहीं आता है। जो ये एजेंसी यहाँ पर ये एक तरीके से जो फोकस इसका रहता है आप लोगों को नजर आएगा एटम फॉर द पीस के बारे में ये बात करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आप लोगों को पीसफुल पर्पज के लिए यूज करनी है। हेडक्वार्टर वियना में आप लोगों को इसका नजर आएगा, ऑस्ट्रिया में वियना में, जो कि एजेंसी यहां पर बेसिकली काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है एक नेटिव पीपल के बारे में, मूल निवासी जिनका नाम है खेमर्स। तो ये कौन सी कंट्री के मूल निवासी हैं? ए में बोला गया कंबोडिया, बी में बोला गया इंडिया, सी में बोला गया श्रीलंका और डी में बोला गया ईरान। तो सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही आंसर यहां पर ए, बी, सी, एफ, डी, आंसर ए सही है। कंबोडिया के मूल निवासी हैं जिनको खेमर्स के नाम से पुकारा जा रहा है। इसके बारे में आप लोग कुछ बातें और याद रखते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री का और यहां पर इनके साथ में पुराना रिलेशन था। कंबोडिया एक टाइम पर यहां पर रूल की गई थी हमारी कंट्री की 1st सेंचुरी के द्वारा, जो कि यहां पर कंबोडिया के ऊपर हमारे द्वारा रूल किया गया था। तो उस टाइम पर जो कंबोज थे, ठीक है ना, तो उनका नाम याद रखते हैं, कंबोज थे जो, वो यहां पर बेसिकली उसके नाम पर बोला जाता है कि इसका नाम कंबोडिया पड़ा, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री के साथ में इसका पुराना रिश्ता है। इसके अलावा आप लोग यहां पर एक बार इसको मैप में देख लीजिए कंट्री, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये हो गया यहां पर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया।
कंबोडिया ये कंट्री आप लोगों को नजर आ रही होगी, तो इस कंट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आज की डेट में इस कंट्री में आप लोगों को हमारी कंट्री में जो रिलीजन है बेसिकली वो भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर सेविज्म और वेस्टर्निज्म ये यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री के मूल निवासी यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में हमारी कंट्री के द्वारा कोलोनाइज किया गया था कंबोडिया को। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बने तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। लोकेशन भी आप लोगों को बता दी गई है। आंसर ये हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात कर रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर इंडिया जो है वो 10 प्लेस नीचे चला गया है और अब जो रैंक है यहाँ पर वो 58 हो गई है। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है यहाँ पर ब्राजील है हमसे नीचे। बाकी ब्रिक में जो चारों की चारों कंट्री हैं और मिलाकर उनसे हमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ब्राजील हमसे नीचे है, बाकी की कंट्री हमसे ऊपर है। यानी कि ब्राजील नीचे और बाकी की 3 ऊपर, हम यहाँ पर बिल्कुल नीचे आप लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात याद रखते हैं। तो रैंक जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री की वो हमने अभी देखी 58 है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्राजील नीचे है यहाँ पर। तो देख सकते हैं इंडिया की जो हाई परफॉर्मेंस है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो मार्केट साइज में इन दो में अच्छी है, बाकी की सारी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ए बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट गलत क्यों है यहाँ पर? फर्स्ट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 68 हो गई है इंडिया की रैंक अब की बार, जो कि पहले यहाँ पर 58 हुआ करती थी। तो 58 लास्ट ईयर थी, अब यहाँ पर 68 हो गई है। 10 पॉइंट और हम लोग यहाँ पर गिर गए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। कुछ और डिटेल में इसके बारे में अगर जान लेते हैं तो सबसे पहले बात की जा रही है कि ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ईयरली रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ईयरली पब्लिश किया जाता है। अगर आप लोग को स्टेटमेंट में कंफ्यूजन करने की कोशिश करें ईयरली टू ईयरली थ्री तो ईयरली है। तो हमारी रैंक लास्ट ईयर जो थी वो 58 थी, अब की बार यहाँ पर 68 हो गई है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन गई है। ब्राजील हमसे नीचे है, बाकी का रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तीनों कंट्री हमसे ऊपर है और इंडिया की जो रैंक रही है वो मैक्रो में और यहाँ पर मार्केट साइज में अच्छी है। 12 पिलर है यहाँ पर जिसमें काउंट किया जाता है। इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस क्या है, इनोवेशन क्या है, बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, मार्केट साइज क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, फाइनेंशियल मार्केट कैसी है, लेबर मार्केट इफिशिएंसी कैसी है, गुड्स मार्केट इफिशिएंसी कैसी है, हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, मैक्रो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मैक्रो इकोनॉमी है एक तो इसकी बात की जा रही है और दूसरा मार्केट साइज की बात की जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों इंडेक्स को छोड़कर बाकी के 10 जो इंडेक्स है उनमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसलिए आप लोग यहां पर देखते हैं जो रैंक आप लोगों को यहां पर नजर आ रही है वो ये रैंक है आप लोगों के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क के बारे में। तो बायोस्फीयर का जो नेटवर्क है यूनेस्को का, उसमें यहां पर कौन से यहां पर पार्ट है इसका हमारी कंट्री का ये बताना है। नीलगिरी बायोस्फीयर बोला गया पार्ट है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व बोला गया पार्ट है, यहां पर बात की जा रही है नोक्रेक ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी पार्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी। फर्स्ट और थर्ड तो सही है, ये इसका पार्ट है, पर लेकिन मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर सी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। नीलगिरी के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर बात की जाए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु, कर्नाटका और यहाँ पर केरला के अंदर में। तो 3 एरिया में ये आप लोगों को डिवाइड नजर आएगा। 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना था। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है, 2001 में पार्ट बना था। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में 2001 में पार्ट बना था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में 2004 में पार्ट बना था। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में 2009 में पार्ट बना था। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? आसाम के अंदर है और ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये एक मोनेस्ट्री के बारे में बात कर रहा है जिसको मठ बोलते हैं। तो बात की जा रही है यहां पर, ये है बोमडिला। ये मोनेस्ट्री कहां पर लोकेटेड है? ए में बोला गया हिमाचल प्रदेश, बी में बोला गया सिक्किम, सी में बोला गया अरुणाचल प्रदेश, डी में बोला गया कर्नाटका। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है यहां पर ये बोमडिला मोनेस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा नजर डाल लीजिए। अरुणाचल प्रदेश यहां पर हो गया, नागालैंड, आसाम और इधर से यहां पर भूटान इसको टच करता है। हमारी कंट्री के 2 राज्य टच करते हैं, आसाम और नागालैंड। इंटरनेशनल लेवल कौन टच करता है? यहां पर भूटान टच करता है, चाइना टच करता है और इधर आप लोगों को यहां पर म्यांमार टच करता है। तो हिमाचल प्रदेश में भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर है ताबो मोनेस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में हो गई बोमडिला। सिक्किम में अगर बात करें तो ये है यहां पर पेमयांगतिस्त, ये यहां पर एक मोनेस्ट्री है जिसका आप लोगों को नाम बताया। कर्नाटका में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री। तो ये जो अलग अलग ऑप्शन है इनके भी नाम आप लोग कई बार याद रखिए, इनके भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली काफी न्यूज में था, बात की जा रही है फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन। तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यहाँ पर
WHO के द्वारा, यहां पर इसके साथ में बोला गया OPEC के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। सही आंसर यहां पर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहां पर इसका ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो आंसर इसका ए हो गया। इसके बारे में अगर डिटेल में कुछ आप लोग जानेंगे तो सबसे पहले बात यहां पर ये है, इसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया कि 2.2 बिलियन जो पीपल हैं जो विजन इंपायरमेंट यानी कि एक तरीके से ब्लाइंडनेस के शिकार है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में। बाकी का जो आई का बर्डन है यहाँ पर लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को, बच्चों के, आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग आज के डेट में चश्मा लग जा रहा है। रूरल एरिया में चाहे आप लोग बात करें या फिर लो इनकम जो वुमेन है या फिर लोग हैं उनके आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी लार्ज स्केल पर ये इंपैक्ट डालता है। इसी के साथ में अगर आज के डेट में अगर आप लोग बात करें सब साहारन अफ्रीका और सदर्न एशिया में भी ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आज के डेट में ये प्रॉब्लम चल रही है इसको एड्रेस करने के लिए 14.3 बिलियन बोला जा रहा है पैसों की जरूरत है, अगर इसका आप लोगों को सॉल्यूशन निकाल के रखना है तो, यानी कि सॉल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। आप लोग यहां पर रोग की अगर बात की जाए तो आप लोग याद रखते हैं मायोपिया। मायोपिया यहां पर जो रोग होता है उसको बोलते हैं यहां पर नियर साइट डार्कनेस है, ठीक है ना, तो ये मायोपिया के नाम से जाना जाता है। डायबिटिक विजन की वजह से भी काफी लार्ज स्केल पर ये बीमारी बढ़ती है, डायबिटीज भी एक रीजन इसका माना जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग लाइफ को एंजॉय करते रहिए। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।